ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। फिर हम लोग देखेंगे कि जो लोग ऐड हो रहे हैं वो ऐड होते रहेंगे धीरे धीरे। तो हम लोग असाइनमेंट डिस्कशन करना है हम लोगों को। असाइनमेंट डिस्कशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन वाइज डील करूँगा। तो आप कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्लीज चैट में बताएं कि कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है। असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5। बाकी जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उनको तो पूरा में ही डाउट होगा, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा उन लोगों को कुछ कुछ में डाउट होगा। मौसमी का है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके ओके, ठीक है। और बाकी लोग, सिर्फ मौसमी और साहब को, बाकी लोगों को कोई डाउट नहीं, बन गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में बताया पहले सुनंदन, पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 5 में कोई डाउट है तो मेंशन कीजिए, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 to 5 में 2 और 4 आ रहा है। ओके, मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। चलिए ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं। चलो, सॉल्यूशन वैसे मैंने भेजा था, स्टिल तुम्हें क्या डाउट है मैं देखता हूँ कि क्या है। सॉल्यूशन हो सकता है बहुत सारा मिस्टेक भी हो सॉल्यूशन में, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया तो कहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करने में कुछ चीज़ें डबल भी पेस्ट हो गई हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। चलो, क्या बोल रहा है, शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। चलिए, an electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward dielectric field E. Okay, the direction of dielectric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपके नोट्स में दिया हुआ है, ये सेम डेरिवेशन करवाया हुआ है और प्रूफ भी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले क्वेश्चन समझिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, अपवर्ड्स, ठीक है। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, तो फोर्स लगेगा अपोजिट। बोलोगे सर अपोजिट क्यों लगेगा, तो F इक्वल टू होता है QE, लेकिन Q की वैल्यू नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है, तो फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव करेगा, कितना हाइट से, h हाइट से। तो h हाइट से मूव करेगा, तो h हाइट से मूव करेगा तो टाइम निकाल लो, दोनों का टाइम का कंपैरिजन बोल रहा है ना। तो टाइम आपका ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देखो यहाँ v नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे v नॉट इक्वल टू बी दिया, लिख दिया है, बट v नॉट इक्वल टू बी नहीं, यहाँ पे एरर है, ये v नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, दिस विल बी 0। और a इक्वल टू आपका QE बाई एम ही रहेगा। क्यों QE बाई एम रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, बता चुका हूँ कि एम ए इक्वल टू क्या होता है, QE, फोर्स इक्वल टू एम ए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा आपने फोर्स इक्वल टू QE, यहाँ से आपका a इक्वल टू QE बाई एम आ जाएगा। टी आपने निकाल लिया। सेकेंड केस में क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर देता है, देखो नीचे, ठीक है। और इस बार इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन डालता है, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज तो पॉजिटिव का ही होता है, तो फोर्स तो नीचे ही लगेगा, और फिर से फोर्स नीचे लगेगा तो प्रोटॉन नीचे मूव करेगा, और फोर्स क्या होगी, F के बराबर
और F फिर से QE/m होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है और सेम डिस्टेंस भी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, तो सेम हाइट है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो यही फॉर्मूला का यूज करने के बाद हम लोग को फाइनल जो हम लोग देख रहे हैं कि s की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ QEm टी स्क्वायर, यहाँ से t निकाला अंडर रूट 2sm बाई QE। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 25m नहीं है, ये 2s है। बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक्स है, जो भी है मैं देखता जा रहा हूँ और बाकी सुधार दूंगा, मैं सुधार के न्यू सॉल्यूशन भेज दूंगा, बट फिलहाल हम लोग को देखना पड़ेगा इसी से। तो ये 2sm है, राइट। और 2sm तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस तो सेम ही था, इलेक्ट्रॉन के केस में भी डिस्टेंस सेम था, s सेम था, और प्रोटॉन के केस में भी सेम था। चार्ज भी दोनों पे सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों का सेम है। तो जो T होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट m के। और हम लोग को देखना है कि मास किसका ज्यादा है। आपको पता है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास में फर्क होता है। किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1860 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, बाकी आगे जाके मैं फिजिक्स में बताऊंगा, लेकिन वो मॉडर्न फिजिक्स में है तो वहां पे भी मेंशन करूंगा, बट केमिस्ट्री में भी आप ये पढ़ चुके हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, 1840 टाइम्स होता है, 1840 के आसपास। मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो उस पर टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिसको भी क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट था, क्या क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ शीतल? आपको क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ शीतल, आपको बताइए। सर एक बार और समझा दीजिए ना। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। पहले इस लेक्चर का, इस जो जब मैंने पढ़ाया है ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका लेक्चर देखा है आपने? बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। आपने लेक्चर देखा है? यस सर। तो क्या बताया था उसमें, बताइए। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, और उस पर फोर्स लगता है तो फोर्स किस में डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पे फोर्स कितना था? फोर्स आपका क्यू लेंगे, और क्यू लेने के बाद F इक्वल टू एम ए होता है। एम ए होता है तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? A इक्वल टू क्यू ई बाई एम, और दूसरा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि बॉडी फॉल हो रहा है। A की वैल्यू पुट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। यहाँ V नॉट पे अभी बताया था कि ये B है, बट ये B नहीं, 0 होगा। ये B नहीं है, 0 है, वो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। और फिर फाइनल टाइम का इक्वेशन निकाल लिया। टाइम का इक्वेशन निकाले कितना? अंडर रूट 2s, यहाँ पे भी 2s होगा, 2sm बाई क्यू। इससे डिस्टेंस आपको सेम दिया हुआ है h, डिस्टेंस h सेम दिया हुआ है। चार्ज दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम होता है, बस ऑपोजिट होता है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल दिया हुआ है,
तो टी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा √m के मास के, और मास किसका ज्यादा होता है? प्रोटॉन का, इसलिए प्रोटॉन को टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन को टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्वेश्चन आपका क्या है, किसका टाइम कम होगा? प्रोटॉन का ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का कम लगेगा। तो आंसर क्या होगा? द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज स्मॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो लोग देख रहे हैं, जो लोगों ने सॉल्व किया है, प्लीज वो लोग सॉल्यूशन में अपना सुधार लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं ऐसे कोशिश करूंगा जितना भी सुधार सकेगा मैं सुधार के भेज दूंगा, बट जहां जहां सॉल्यूशन गलत दिख रहा है वहां वहां आप लोग देख लीजिएगा कि अच्छा ये चीजें सॉल्यूशन में गलत है। ठीक है, यहाँ पे 25m नहीं था, ये 2sm है, और यहाँ पे v0 इक्वल्स टू b नहीं, v0 इक्वल्स टू 0 होगा। ये सब चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हेन ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज enclosed by a closed surface, the flux passing through the surface is 5. Now 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface, then the flux passing through the surface is। अरे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? बहुत आसान सा है क्वेश्चन है ये। गॉस लॉ में पहले ही बताया कि एक बार मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसके अंदर 10 कूलम का चार्ज, तो फ्लक्स कितना होगा भाई? फ्लक्स हो जाएगा 10/ε0। 4 नंबर का क्वेश्चन में क्यों डाउट आ गया? 4 नंबर आपसे बन गया चंदन, बाकी बहुत लोगों को फोर्थ में बहुत लोगों ने बोला है कि डाउट है, स्टिल इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ। 5 इक्वल्स टू 10/ε0। दूसरे केस में क्या बोला कि 10 तो था ही, प्लस 10 कर देंगे, यानी कि 10 + 10 तो कितना हो गया भाई? 20 हो गया। तो 20 हो गया तो नया फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5 तो 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो 20/ε0। तो 20/ε0 तो इसको नहीं लिख सकते 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स 1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 5। तो नया फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 5। ठीक है, चलिए इज इट क्लियर नाउ? 4th क्वेश्चन क्लियर है? जिनको दिक्कत है वो बताइए कि जिन्होंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ऋषिकेश और शिवनंदन, राहुल, सौरभ, क्वेश्चन नंबर 4 में सबको दिक्कत था। ऐसा क्यों जी? सब आसान आसान सा, ये तो आसान सा ही क्वेश्चन था। चलो ठीक है, नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। 6 to 10 में आगे बताइए जिनको डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बताइए किसको किस में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 6 9 6 9 ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो 6 7 9 अभी हम लोग 6 to 10 में 6 7 एंड 9 ये देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? 6 बोल रहा है wheel having mass m has charges plus q and minus q on diametrically opposite points. It remains in equilibrium on a rough inclined plane in the presence of a vertical field. Then the value of E is. Okay. बहुत आसान, वैसे तो आपको थोड़ा आसान है ये, बट आपको थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। 11th वाले में आपने टॉर्क पढ़ा था, और टॉर्क वहां पे पढ़ा था कि टॉर्क आपका क्या होता है?
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पढ़ा था। अब देखिए इसका थोड़ा सा इसमें से अलग इसलिए है क्योंकि अभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क नहीं पढ़ाया है, ठीक है, वहां वो टॉर्क नहीं बताया, इसीलिए सबको 6 में दिक्कत हुआ। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने टॉर्क का इक्वेशन छोड़ रखा है, बट स्टिल मैं उसको रिवीजन करवा दे रहा हूँ थोड़ा सा। उसमें बहुत छोटा सा फॉर्मूला का काम है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला का। आपको जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में टॉर्क होता है वो टॉर्क होता है P क्रॉस E। अब बोलोगे P क्या है, तो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और बोलोगे E क्या है, तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और याद करो A क्रॉस B जो होता था वो क्या होता था, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, यानी कि पी ई साइन थीटा। और P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती थी, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो Q इनटू A होता था। लेकिन इस केस में देखिए प्लस Q और माइनस Q के बीच रेडियस का डबल डिस्टेंस होगा। देखो यहाँ पे अगर आप स्फीयर लोगे और स्फीयर का ऑपोजिट में दोगे तो वो डायामीटर के इक्वल होगा। और डायामीटर अगर इसका रेडियस r है तो दो पूरा डायामीटर क्या हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा q इंटू 2r इंटू ई और इंटू साइन थीटा, ठीक है। दूसरा जो आपके पास आएगा टॉर्क का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 11th में कि r क्रॉस f होता है, r क्रॉस f या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इसमें देखो इसमें एक फोर्स तो इस साइड भी लगेगा नीचे mg वाला, यहाँ पे क्या लगेगा mg लगेगा, तो इस mg वाले फोर्स के कारण एक टॉर्क लगेगा और एक टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगा वो कौन सा है, q इंटू 2r इंटू साइन थीटा। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मान लो टॉर्क इधर लग रहा है और ये वाला की वजह से टॉर्क इधर लग रहा है। अगर दोनों टॉर्क बराबर हो जाएगा, याद कीजिए रोटेशन में बताया था रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जो होता था वो जीरो होता था, या फिर टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ पे दोनों टॉर्क को इक्वल कर रहे हैं, आर एफ साइन थीटा इक्वल्स टू पी साइन थीटा। और एफ नीचे एफ की वैल्यू क्या थी mg, mg पुट कर दिया। p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू 2r3, तो 2r3 पुट कर दिया। तो यहाँ से देखिए r इंटू एम जी साइन थीटा और इज इक्वल्स टू क्या q इंटू 2r इंटू ई साइन थीटा। इसको सॉल्व करो थोड़ा, साइन थीटा दोनों साइड में कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, आर आर कैंसिल आउट। तो E की वैल्यू कितनी बच गई देखो, तो E की वैल्यू आ गई mg/2q। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, बहुत आसान था। बस टोटल एंटी रोटेशनल इक्विलिब्रियम याद कीजिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बताया है टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क, बस वही। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6 जिन्होंने भी पूछा क्लियर है प्लीज चैट में बताएं, तो फिर आगे बढ़ूंगा। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 6 पूछा प्लीज चैट में बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। तो मैं सॉल्यूशन इसको अभी फिर यहाँ पे रब कर रहा हूँ, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है।
A molecule of substance has permanent dipole moment. Okay, ये क्वेश्चन अभी आप लोग छोड़ दो, ये थोड़ा सा मैंने मेंशन किया था कि सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं मैंने और जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबको क्वेश्चन नंबर 7 मार्क कर लीजिए। जैसे ही मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन पढ़ाऊंगा, इसके बाद ये क्वेश्चन मैं डील करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला का यूज है कि वर्क डन इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा होता है। विदाउट इस फॉर्मूला के आगे का क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो बट स्टिल मैं थोड़ा सा इसमें डील कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बस छोटा सा बेसिक फॉर्मूला का यूज है। A molecule of substance has permanent dipole moment. मान लो एक मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है कोई भी सब्सटेंस का, उसमें डाइपोल मोमेंट है, यानी कि दो नेगेटिव, एक नेगेटिव पेयर बनेंगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और उसको पोलराइज किया जाता है। पोलराइज किया जाता है कि समझ लो, मतलब कि उसके जो डाइपोल मोमेंट है उसको बढ़ाया जाता है एक तरीके से, और वो उसको उठा करके रख दिया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू कितनी है E। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल 60 डिग्री। मतलब कि क्या, पहले हम लोगों का कुछ था ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखा हुआ था, इसमें हमने क्या किया, किसी डाइपोल को रख दिया है। डाइपोल यानी कि माइनस और प्लस चार्ज, ऐसा पेयर, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब अचानक से क्या किया कि ये डाइपोल तो ऐसे ही रखा हुआ है, माइनस और प्लस तो ऐसे ही रखा हुआ है, चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू, बट क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे 60 डिग्री से रोटेट कर दिया जाता है। ये 60 डिग्री से यहाँ पे रोटेट हो गया, पहले था आपका कुछ और अभी ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वर्क डन आपका कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये सिर्फ एक डाइपोल के लिए दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल के लिए दिया हुआ है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर दिया हुआ है तो टोटल हम लोगों का कितना मॉलिक्यूल्स होता है, एन नॉट मॉलिक्यूल्स, याद करो, एन नॉट यानी कि एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.023 into 10 to the power 23। तो उससे हम लोगों को एक का निकाल के हम लोगों को उससे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोगों को एक का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये सेकंड चैप्टर में आपको बताऊंगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ दी हुई है कि 0 डिग्री से कितना पहुंच जाता है, 60 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, 60 डिग्री उठा करके यहाँ पे पुट कर देना है। बट बिकॉज वो 1 मॉलिक्यूल के लिए था, तो हमें तो 1 मॉलिक्यूल के लिए नहीं चाहिए, n मॉलिक्यूल, पूरा एक मोल के लिए चाहिए, पूरा मॉलिक्यूल के लिए चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को n से मल्टीप्लाई करना पड़ा। n इज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। जो यहाँ पे n है वो इफ n इज द एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वर्क डन आ गया। और वर्क डन में 60 डिग्री वैल्यू दी हुई थी, तो वो पुट कर दी, तो वही आंसर हो गया हमारा। तो सिर्फ काम क्या था कि ये फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला अभी बताया नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला जैसे ही बताऊंगा ये सॉल्यूशन तुरंत ही समझ आ जाएगा। सबको क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बाद बताइए 8 किसी को डाउट नहीं है, 8 बन गया सबसे। 8 एक अभी मैं पूछूंगा तो मौसमी का जवाब आ रहा है 8 सबका, 8 बन गया क्या सबसे? वाह, पूछ रहा हूं तो जवाब आ रहा है कि हाँ सर 8 भी 8, वाह। इसके पहले सिर्फ 6, 7 और 9 था। चलो ठीक है, 8 पे आते हैं। 5 क्यों, अरे इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। सॉल्यूशन पे टाइपिंग मिस्टेक है। पहला चीज टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे ये है कि आपका a बाई जो आर स्क्वायर दिया हुआ है वो a बाई आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे आपको a बाई आर होगा। देखो क्वेश्चन में a बाई आर है और सॉल्यूशन में यहाँ पे मैंने a बाई आर स्क्वायर दे दिया। तो पहला चीज ये सुधार लीजिएगा। अच्छा इसको छोड़ो, मैं अपना सॉल्यूशन मैं खुद से कर देता हूँ, बाकी आप लोग इसको सॉल्यूशन में सुधार लेना या फिर सॉल्यूशन खुद से लिख लेना, ठीक है। देखो
सबसे पहले ये तो क्लोज सरफेस है देखो, और क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज क्यू है। मैं इसका सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे कर रहा हूँ, बोर्ड पे करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, अभी मान लो हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। इस दो सर्कल में यहाँ देखो, ये आपके पास दो सर्कल है। इस दो सर्कल में क्या बोल रहा है कि सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे क्यू, साथ में यहां से यहाँ का रेडियस ए दिया हुआ है और यहां से यहाँ का रेडियस बी दिया हुआ है, ठीक है। ये शायद स्मॉल क्यू नहीं है, ये कैपिटल क्यू है। बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है इस एरिया में। देखो इस एरिया में क्या है कि चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है, यानी कि चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है। चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, रो इक्वल्स टू ए बाई आर। ए क्या है, कांस्टेंट है। तो याद कीजिए आप लोग जरा सा कि चार्ज डेंसिटी दी हुई है, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि चार्ज मिलेगा, बताएंगे सब कोई। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि चार्ज मिलेगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2-3 लोगों का जवाब आ रहा है, चलो ठीक है। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे जब हम लोगों का स्फीयर है, तो यहाँ पे जब हम लोग का स्फीयर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस स्फीयर में, ठीक है, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का हम लोग मान लेंगे कि सर्कल है। ये आपका यहाँ पे हम लोग मानते हैं, ये देखो ये आर डिस्टेंस का, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, टोटल आर है, ठीक है। और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या था, ए था, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, आर। और इसका हम लोगों को निकालना है, ठीक है। इसका हम लोगों को निकालना है कि चार्ज डेंसिटी कितना है। तो इसका थिकनेस जो मोटाई है, वो मोटाई हम लोग मान के चल रहे हैं कि आर है, ठीक है। और एरिया तो आपको पता है कि जो एरिया होगा वो एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर लेके चल रहे हैं हम लोग। तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और याद करो कि अगर आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो उसका लंबाई लेंथ हम लोग कितना लिए थे, थिकनेस कितना लिए थे, डी आर। या फिर तो यहाँ पे आप वॉल्यूम जब निकालोगे, वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस कितना लिया था, थिकनेस लिया है डी आर। थिकनेस मतलब उसकी मोटाई, ठीक है। तो एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और थिकनेस कितना है भाई, थिकनेस है डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। नाउ अब चाहिए हमें चार्ज कि इतना यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा, ये चार्ज तो है ही, एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पता है कि चार्ज निकालने के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि रो इनटू, आपने खुद बोला कि सर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम तो आपने निकाला, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और फाइनली रो का वैल्यू आप क्या करोगे, पुट करोगे। तो रो का वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई
ए बाई आर। तो ए बाई आर पुट कीजिए, तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर का पावर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ डी आर। ठीक है, ये आर आर कैंसिल आउट, तो बचा क्या बाबू, देखिए जरा सा, बचा आपका क्या, ए इंटू 4 पाई आर डी आर, प्लस साथ में आप देखो जहां डी आर आया तो ये चार्ज इस पे जो होगा तो डी क्यू, यहाँ पे इसको साथ में इंटीग्रेट करना पड़ता है। याद करो, जब भी डी आर आएगा तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डी आर आ रहा है। तो यहाँ पे ए और 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो ए और 4 पाई कांस्टेंट है, और देखो 4 पाई ए बाहर आ जाएगा। 4 पाई ए बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन बचेगा आर डी आर। ठीक है, साथ में लिमिट सोचना है, तो लिमिट सोचो, ये अंदर कितना अंदर तक जा सकता है, ए तक ही जा सकता है, ए के अंदर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि क्योंकि ए के अंदर तो चार्ज डेंसिटी है नहीं, तो यहाँ पे लोअर लिमिट होगा ए और अपर लिमिट होगा आर, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हम लोग रेडियस आर तक ही लिए। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई ए। आर का इंटीग्रेशन बताएंगे सबको कि आर का इंटीग्रेशन क्या होता है। आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ 2 लोगों का जवाब, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 लोग। आर स्क्वायर बाई 2 एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप लिखोगे आर स्क्वायर बाई 2, और आर स्क्वायर बाई 2 में लिमिट पुट करोगे ए और यहाँ पे आर, तो वैल्यू कितनी आएगी, आएगी 4 5। सोचो इस 2 को बाहर निकाल दिया, तो ये 2 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ आ गया 2, और फाइनली जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आर माइनस स्मॉल ए का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे दोनों अलग अलग है, स्मॉल ए का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल ए रेडियस है और कैपिटल ए कांस्टेंट है। ठीक है, और ये कितना कट जाएगा 2 से, यहाँ पे कितना बचेगा देखो तो बाबू, 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या आया, ये आया आपका चार्ज। ठीक है, ये आ गया आपका चार्ज क्यू डैश। ना इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, टोटल कंप्लीट क्वेश्चन क्या था। ठीक है, जो स्फीयर है वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, डिस्टेंस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू, द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ए की, कैपिटल ए की ऐसी वैल्यू कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो कांस्टेंट हो जाए, या अगर हम लोग उसको कांस्टेंट कर देंगे तो, या फिर 0 रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट यानी कि 0 भी कर दो तो आपका काम निपट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वापस से सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो E इंटू फ्लक्स, याद करो फ्लक्स में आपको क्या बताया था, फ्लक्स जो होता था वो 2 तरीके से लिखते थे, एक लिखते थे E डॉट ds
ठीक है, ds का इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या लिखते थे, q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना लिखते थे। तो सोचो तो जरा सा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू नेट चार्ज। तो नेट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, नेट चार्ज होगा कैपिटल Q और साथ में प्लस Q डैश, यही ना होगा, बाई क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज आएगा। तो अब सोचो जरा सा, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि वैल्यू तो आपकी Q ही रहेगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q डैश यानी कि कितना, 2 पाई A इंटू 2 पाई A इंटू, चलो ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ही मिनट बचा हुआ है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एक बार रीज्वाइन कीजिए, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, वरना आधा में सॉल्यूशन छूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार रीज्वाइन कीजिए।